टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। तो इसे पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका से हमने इंस्पिरेशन ली है सुप्रीम कोर्ट की, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी। तो अमेरिका से अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर करें तो इंडिया की जो अमेरिका की जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। उसमें क्या है, जो स्टेट के लॉज हैं वो सिर्फ स्टेट जुडिशरी देखेगी और जो फेडरल लॉज हैं वो सिर्फ फेडरल जुडिशरी ही देखेगी। लेकिन इंडिया में एक इंटीग्रल जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऊपर वाले जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट है उसमें अपील दे सकती है। तो वो इंडिया जो है वो फेडरल है, फिर भी उसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेट हुआ था और इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो पहले का सुप्रीम कोर्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। जो हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी वैसा ही है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर भी कोई एक बॉडी थी जिसका नाम था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। अगर कोई व्यक्ति फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में भी अपील कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहीं अपील नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 34 जजेस हैं। एट प्रेजेंट 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 1 चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में बना था तब उसमें 8 जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, मतलब 1 चीफ जस्टिस प्लस 7 जज। फिर 1956 में धीरे धीरे बढ़ाते गए, 1956 में 10 कर दिया, 1967 में 13 कर दिया, 1986 में 17 कर दिया, 1994 में 25 कर दिया, 2008 में 30 कर दिया और 2018 में 33 कर दिया। तो धीरे धीरे बढ़ाते गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर। एट प्रेजेंट 33 जजेस हैं। नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं। हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस साथ में साथ जो स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करेगा। और अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेगा। कंसल्ट शब्द का मतलब क्या है कि वो बाइंडिंग होगी एडवाइस या नहीं होगी, इस पे बहुत सारे इश्यूज चले हैं। तो फर्स्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये एडवाइस है, जो ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस देगा, वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस नहीं है कि वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। लेकिन जब देखा गया कि A.N. रे और M.H. बेग जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए विदाउट बीइंग द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस में अपना डिसीजन रिवर्ट करते हुए कहा कि नहीं, ये जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग है। अब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, अब उसने एक कोलेजियम सिस्टम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिस्टम बना दिया कि जो हमारा चीफ जस्टिस है वो सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेगा और फिर अपना डिसीजन देगा, किसको, प्रेसिडेंट को। और वो जो कंसल्टेशन देगा वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। नाउ इन 1998 थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट दोबारा यही चीज़ कहता है, लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ कहता है कि अब चीफ जस्टिस जो होगा वो टॉप मोस्ट 4 जजेस को जो है साथ में कंसल्ट करेगा। एक कोलेजियम बनेगा जिसमें 4 और जजेस होंगे चीफ जस्टिस के अलावा। उसमें से प्लुरैलिटी का सिस्टम चलेगा। अगर 4 में से 2 व्यक्ति एक कह रहे हैं, 2 व्यक्ति दूसरा कह रहे हैं, तो जो है कंसेंसस नहीं बैठेगी। अगर व्यक्ति 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को जो है जज बनाना है, तभी जो है चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन होगी वो प्रेसिडेंट मानेगा। अगर ऐसा नहीं है, 2 ही जजेस या 1 जज ने जो है वो कहा कि इसको व्यक्ति को जज बनाना है, तो प्रेसिडेंट पे वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। नाउ 2014 में
99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और NJAC सिस्टम लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या कहता है, इसमें एक कमीशन बनाया गया जिसमें क्या था, एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा रोल था, जुडिशरी का कम था। तो 2015 में 4 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि NJAC जो है वो नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, तो जब तक 1973 तक ये कन्वेंशन था कि जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर मोस्ट जज होगा उसे जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन 1973 में ये कन्वेंशन तोड़ दिया गया जब AN रे को, जो उनसे तीन जजेस ऐसे थे जो उनसे सीनियर थे, लेकिन उनको सुपरसीड करते हुए AN रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था 1973 में। और यही हाल 1977 में MH बेग के साथ हुआ। MH बेग से ज़्यादा सीनियर थे HR खन्ना, उनको सुपरसीड करते हुए MH बेग जो थे वो चीफ जस्टिस बनाए गए। तो ये कन्वेंशन था। तो 1993 में सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस वही व्यक्ति बनेगा जो सीनियर है, अब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सैलरी ओथ। सो सैलरी जो है चीफ जस्टिस की, तो वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सैलरी जो थी 5000 थी, 5000 फॉर चीफ जस्टिस एंड 4000 फॉर नॉर्मल जज। लेकिन अब जो है जैसे जैसे बढ़ती चली गई सैलरी, तो अब जो है 2018 में जज की सैलरी 90,000 से 2.5 लाख कर दी गई और चीफ जस्टिस की सैलरी 1 लाख से 2.8 लाख कर दी गई। नाउ ओथ इन अफर्मेशन, जो चीफ जस्टिस होते हैं और दूसरे जजेस होते हैं वो ओथ लेते हैं और उस ओथ को प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है कि वो ट्रू फेथ और एलिजेंस बियर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, पूरी श्रद्धा से, इल विल और अफेक्शन को त्याग कर वो जस्टिस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट द पर्सन शैल होल्ड द ऑफिस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। मीन्स उसकी रिटायरिंग एज 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो रिज़ाइन भी कर सकता है और रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट को पकड़ाएगा और उसे हटाया भी जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। नोट करने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट शब्द जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेफर किया गया है। इम्पीचमेंट शब्द मतलब तो वो किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसमें बस रिमूवल का इस्तेमाल किया गया है। ना क्वालिफिकेशंस क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो एज लिमिट नहीं दे रखी है संविधान में, मतलब कोई भी एज का व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्वालिफिकेशंस क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ वो हाई कोर्ट में वो 5 साल के से ज़्यादा जज होना चाहिए। अब वो एक हाई कोर्ट में या सब हाई कोर्ट के जजेस को मिला के हो, वो 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। साथ में उसने 10 साल या हो सकता है, मतलब ये और में ऑप्शंस, या ये हो या वो 10 साल से एडवोकेट हो या फिर वो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। मतलब चाहे उसमें क्वालिफिकेशन हो ना हो, अगर वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है। नाउ जजेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया इम्पीचमेंट शब्द नहीं है, लेकिन रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें पूरा जो सिस्टम है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। वो ऑर्डर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिप्शन से तो नहीं कर सकता, अपनी मनमानी से नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जो है वो एक एड्रेस इशू करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसके बिहाफ पर एक ऑर्डर इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। नाउ एड्रेस में क्या है, तो जो हमारे पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा में 100 लोग और राज्यसभा में 50 लोग, वो जो है वो एक मोशन पास करें, सब्सटेंशियल मोशन लाएं सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाने के लिए। ठीक है, जब वो लाएंगे मोशन, फिर उसके बाद जब वो स्पीकर या चेयरमैन, अब वो डिपेंड करता है लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, जब वो स्पीकर या चेयरमैन को लाएंगे तो स्पीकर और चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, उसे एडमिट भी कर सकते हैं। अगर वो एडमिट कर लेते हैं
उसके बाद क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कोई दूसरा जज होगा, एक हमारा हाई कोर्ट का जज होगा, और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ये 3 लोग की कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी जो होती है वो देखती है कि जज के हटाने का क्राइटेरिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जज को हटाने के लिए 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। वो देखती है कमेटी कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या सच में मिसबिहेव किया है या उसमें इनकैपेसिटी है। अगर है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा कि उसको जज को हटाया जाए या नहीं। तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर्स हैं उसमें 2/3 की वोट होना चाहिए, 2/3 का, और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का 1/2। अगर इतनी बहुमत मिल जाती है तब जो है पार्लियामेंट एक एड्रेस इशू कर सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर ऑर्डर इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में। नोट करने की बात यह है कि आज तक कोई भी जज जो है वो इम्पीच नहीं हुआ है। एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था 1993 में वी रामास्वामी के अगेंस्ट। तो उसमें क्या हुआ था, कमेटी ने कहा था हाँ वो मिसबिहेव किया है वी रामास्वामी ने, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन था उसमें कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं किया। इस वजह से वो जो मोशन था वो हार गया लोकसभा में, और जज जो था वो इम्पीच नहीं हो पाया। नाउ अब बात करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लागू कर रखी हैं जिससे क्या हो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर रहे ताकि जुडिशरी जो है वो जस्टिस के साथ जो है डिसीजन सुना सके। उसके लिए ऐसे बहुत सारे फीचर्स लगा रखे हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, 65 ईयर्स से पहले कोई उसे हटा नहीं सकता, हटा भी सकता है तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल है। दूसरा है हमारे पास कि जो उसकी सैलरी होती है जज की वो डायरेक्टली कंसल्टेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम कंसल्टेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसल्टेड फंड ऑफ इंडिया। जब एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है मतलब वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा कंसल्टेड फंड ऑफ इंडिया से, और पार्लियामेंट जो है उस पर एनुअल वोट नहीं देगी, बस डिस्कशन कर सकती है। जैसे बजट बना रही है तो कितने पैसे खर्च हुए वैसे देख सकती है, कितने पैसे खर्च होने चाहिए वो देख सकती है, लेकिन वो वोट नहीं करेगी उस पर कि ये पैसे देने चाहिए या नहीं, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ तीसरा पॉइंट है कि जब कोई जज है वो उसके टेन्योर में उसकी सैलरी, उसके जो अलाउंसेस हैं वो कम नहीं हो सकते, बढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, ये पॉइंट है। साथ ही साथ जब व्यक्ति रिटायर हो जाएगा उसके बाद कोई वो जो है वो कहीं नौकरी नहीं कर पाएगा, उसको पेंशन मिलेगी, वो कहीं काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए बनाया गया ताकि प्रोविज़न, ताकि फ्यूचर के लिए उसे कोई लालच ना दे सके, ताकि वो जस्टिस के साथ डिसीजंस ले सके। तो ये बहुत सारे फीचर्स बनाए गए हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट के पास भारत में पावर्स क्या क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर है इंक्लूडिंग, और जो हमारे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उससे ज़्यादा पावर है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास, इंक्लूडिंग द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एपेलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, रिट जुरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and other powers, constitutional interpretation. These are the powers of Supreme Court. Now first of all we will discuss about original jurisdiction. So what is original jurisdiction? That the Supreme Court has the power to take the decision directly, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली डिसीजन ले लेगा, डायरेक्टली उसके पास केस आ सकता है। जैसे अगर 2 फेडरल यूनिट्स जो हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे 2 स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, एक सेंट्रल स्टेट और 2 स्टेट के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ना हाई कोर्ट के पास इस बारे में पावर है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये तो हो गई पहली टाइप की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जिनमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। दूसरी है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो वो भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। लेकिन इस जुरिसडिक्शन में फ़र्क इतना है कि जो व्यक्ति है वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है सीधे, वो उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। नाउ दिस इज द पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट
जुरिसडिक्शन दैट इज एपेलेट जुरिसडिक्शन। एपेलेट जुरिसडिक्शन मतलब हमारे इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो कोई व्यक्ति अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन सेटिस्फाई नहीं है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये पावर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेपरेट जुडिशियल सिस्टम्स हैं। नाउ अब इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाई से एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये प्रोविजन लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति जो है वो इन्हीं चीज़ों पे जा सकता है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसने डेथ सेंटेंस सुना दिया कन्विक्ट पर्सन को, और हाई कोर्ट है उसने क्या किया, उसने बिल्कुल छोड़ दिया व्यक्ति को। तो व्यक्ति सुप्रीम, जो अपोजिशन पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती क्योंकि हाई कोर्ट ने वो छोड़ दिया। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसने उसको कन्विक्ट नहीं किया और हाई कोर्ट जो है उसने सीधे डेथ सेंटेंस सुना दिया, तो व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हमने सुने हैं, पढ़े हैं, जिनमें हाई कोर्ट जो है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस सुना देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है वो केस। वो कैसे जाती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है, दैट इज स्पेशल अपील बाय लीव। मतलब कोई अपील करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से जो है वो डिसीजन जो है, अब वो हाई कोर्ट में चल भी रहा है या फिर डिसीजन आ भी गया है, तो वो डिसीजन जो है वो अपने, वो जो केस है वो अपने पास लेके उसका डिसीजन खुद सुनाता है सुप्रीम कोर्ट। दैट इज स्पेशल केस ऑफ स्पेशल अपील ऑफ लीव। ये पावर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। नाउ रिट जुरिसडिक्शन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि वो 5 तरह की रिट इशू कर सके: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्क्युलरी। अब हाई कोर्ट के पास भी रिट पावर की रिट की जुरिसडिक्शन है, लेकिन जो हाई कोर्ट के पास रिट जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन से ज़्यादा है, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ रिट तभी इशू कर सकता है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है वो रिट कभी, वो ऑर्डिनरी लॉ पे भी रिट इशू कर सकता है। तो इन दिस केस रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। नाउ वन पावर इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि जो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट सुनाता है अलग अलग निर्णय में, वो एक लीगल स्टेटमेंट है। उस जैसे हाई कोर्ट अब अगला डिसीजन सुनाएगा मान लेते हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की जो सेंटेंस है उसे ध्यान में रखकर डिसीजन सुनाएगा। मतलब वो एक तरीके से लीगल लॉ ही बन गया जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा। दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक उसके पास कंटेम्प्ट की पावर है कि अगर कोई उसकी बुराई करता है, क्रिटिसाइज करता है उसे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकता है उस व्यक्ति पे। कितना एक्शन ले सकता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं उस हिसाब से व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है, 20,000 रुपये की फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकता है। नाउ अदर पावर्स भी हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे अदर पावर जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं उनमें अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इन सब जो कमीशंस हैं इनमें अगर कोई व्यक्ति को हटाने की बात चल रही तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बात है। ऐसी बहुत सारी दूसरी पावर्स भी हैं, रिट की पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिकन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस बेसिस पे काम करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि लॉ जो है, लॉ का प्रोसेस कैसा है, लॉ जिस प्रोसेस से बन रहा है उसको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पे काम करता है। मतलब कि लॉ कैसा भी है, बस ये देखना चाहिए कि लॉ जो है, जैसे लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, कोई लॉ है वो स्टेट लिस्ट पे और वो पार्लियामेंट ने बना दिया तो वो लॉ वॉइड हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है लॉ की, बस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर, कि वो ये नहीं देख सकता कि लॉ जो है कैसे बना है, रीजनेबल तरीके से बना है नहीं बना है, वो ये नहीं देखेगा। वो देखेगा पार्लियामेंट ने बनाया है लॉ, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है क्या डिसीजन सुनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारा जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है। थैंक यू।